गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 30 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक बार देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। तो पेज नंबर साइड में दिया हुआ है रोज की तरह। पहला हम टॉपिक करेंगे कि ओबीसी को अभी 27% कोटा मिल गया है मेडिकल सीट्स के अंदर। ये क्या पूरा मामला है, इसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। अगला जो आर्टिकल लिया गया है द हिंदू से है। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। बाकी सारे इंडियन एक्सप्रेस के हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रिविलेज मोशन के बारे में। कल वाली क्लास में भी हम लोगों ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके ब्रीच के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उन प्रिविलेजेस को ब्रीच किया जाता है और एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा फ्रॉम जीएस पेपर 2। अगला हम लोग करने वाले हैं, हमें पता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो यूएसए के हैं, मतलब वहां पे फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर जैसे ही होते हैं, वो अभी इंडिया की विजिट पे हैं। इंडिया की विजिट पे आकर उन्होंने क्या क्या बात करी है, कौन कौन से मुद्दे पे बात हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं, राज्यसभा ने एक फैक्टरिंग बिल पास किया है। बिल क्या है, बिल्कुल 4 लाइन में इसके बारे में समझेंगे, बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में। अगला पढ़ने वाले हैं बैंकिंग ऑन ट्रस्ट के, बैंकिंग सेक्टर के बारे में थोड़ा सा रिफॉर्म्स के लिए ये बातचीत यहाँ पे चल रही है, तो देखते हैं किस तरह के रिफॉर्म की यहाँ पे बात हो रही है। और अगला पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ इन स्पोर्ट्स। ये आपका जो है एडिटोरियल वाले पोर्शन से आप कवर इसको कर सकते हो, तो हेल्थ वाले सेक्टर से आप इसको कवर कर सकते हो। अगर देखिए जिसको ये सारे के सारे टॉपिक्स करने हैं तो वो तो पूरी वीडियो को जरूर देखें, और मैं तो आपको हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। एक स्लॉट में नहीं, 2-3 स्लॉट में उसको देख लिया करो, थोड़ा भी देख लो, थोड़ा शाम को देख लो। लेकिन अगर किसी को कोई पर्टिकुलर न्यूज देखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे टाइम स्टैंप दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर क्लिक कर सकता है और उस न्यूज को जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, सुन सकते हो। सो दैट इज गोइंग टू बी द एजेंडा ऑफ द वीडियो। तो लेट्स सी हम लोग पहला टॉपिक क्या करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो, ये आज एक्सप्लेनर सेक्शन है वैसे बाय द वे, तो एक्सप्लेनर सेक्शन भी रिजर्वेशन के बारे में है और ये कई सारे जो है आर्टिकल आए हैं ये भी रिजर्वेशन के बारे में है, क्योंकि ये काफी लैंडमार्क डिसीजन है जो सरकार ने भी लिया है। तो लैंडमार्क डिसीजन है इसलिए पूरा न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया है। आप सबको पता है कि नीट क्या होता है। नीट जो है वो एक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। नीट से पहले 2016 से पहले जो है पीएमटी टेस्ट हुआ करता था मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए। ऑल इंडिया पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में नीट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। प्री डीम मेडिकल टेस्ट के समय में जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने टेस्ट भी लेती थी। जैसे पंजाब में किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो पंजाब सरकार अपना खुद का अलग से टेस्ट लेती थी, और जो ऑल इंडिया कॉलेज होते हैं मेडिकल कॉलेज, उसके लिए सरकार पीएमटी का टेस्ट लेती। दो टेस्ट होते थे। लेकिन 2016 के बाद दुनिया में, इंडिया में सिर्फ एक ही टेस्ट होने लगा, चाहे वो आप सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन लो चाहे वो स्टेट कॉलेज में एडमिशन लो, जिसे कहा गया नीट, ठीक है। तो ये इसको लेता है और इसको कंडक्ट कौन कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इसको कंडक्ट कराता है 2018 के बाद से। 2018 से पहले नीट को सीबीएसई जो कंडक्ट कराया करता था, ठीक है। ये पूरे का पूरा मामला है। लेकिन आगे बढ़ता हूं थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा न्यूज के साथ। देखिए जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है वो पंजाब से है और उसको तमिलनाडु के किसी स्टेट के कॉलेज में जाके पढ़ाई करनी है, तो उसके पास तमिलनाडु का डोमिसाइल तो है नहीं, वो तमिलनाडु में तो रहने वाला है नहीं, तो क्या इसको तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में एक फैसला सुनाया था। उसने जो है एक स्कीम, उसके बेसिस पे हम लोगों ने स्कीम चलाई थी जिसे कहा जाता है AIQ स्कीम, ऑल इंडिया कोटा स्कीम। इस स्कीम के अंदर ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई पंजाब का स्टूडेंट अगर तमिलनाडु में जाके पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, उसको तमिलनाडु के डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तमिलनाडु का स्टूडेंट अगर वेस्ट बंगाल में जाके पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, उसको उसके स्टेट की डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपके पीएमटी में, अगर आपके मेडिकल टेस्ट में अगर आपके नंबर आए हैं तो आप वहां पे पढ़ सकते हो। जैसे मान लो तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में बाई सपोज करो 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, तो इस 100 सीट्स में से 15 सीट तो ग्रेजुएशन में, मतलब अंडर ग्रेजुएशन के लिए, और 50 सीटें जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रिजर्व रखी गई थी फॉर अदर स्टेट्स। 85 सीट्स और 50 सीटें जो हैं वो उसी स्टेट के बच्चे पढ़ेंगे। मतलब तमिलनाडु में अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में 15% सीट रिजर्व होती हैं अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए अंडर ग्रेजुएट में, और पोस्ट ग्रेजुएट में होती है 50%। तो ये स्कीम थी जिसे कहा जाता है AIQ स्कीम। तो इस स्कीम के तहत इंडिया के स्टेट का किसी भी स्टेट का कोई भी बच्चा किसी दूसरे स्टेट में जाके पढ़ सकता है अगर उसका मेरिट लिस्ट में नाम है। तो इसमें किसी तरह की कोई भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं थी।
लेकिन बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इसके अंदर में एससी और एसटी जो है वो उनकी रिजर्वेशन दी गई। 15% एससी को रिजर्वेशन मिला और 7.5% जो है एसटी के बच्चों को रिजर्वेशन मिला। यानी कि जो पहले से 15% का रिजर्वेशन था, उस 15% के रिजर्वेशन में से 15% अलग से और 7.5% अलग से, मतलब रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन है। क्योंकि पहले वाली रिजर्वेशन वो कास्ट बेस्ड नहीं थी। अगर 100 सीटें हैं तो 15 सीटें जो है वो अलग अदर स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व थी, लेकिन ये कास्ट बेस्ड नहीं थी। अभी इन 15 सीटों के अंदर फर्दर हम लोगों ने एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। इसके अंदर ओबीसी इंक्लूड नहीं थे पहले, लेकिन अभी सरकार ने ओबीसीज को भी इंक्लूड किया है। दैट इज द डिसीजन विच इज वेरी लैंडमार्क। तो 27% ओबीसीज का रिजर्वेशन यहां पे मिलेगा। तो ये जो 15% का कोटा था पहले से ही, इस कोटा के अंदर 15% एससी को, 7.5% एसटी को और 27% ओबीसी को कोटा मिलेगा। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। जो जो सेंट्रल कॉलेज होते हैं उनके अंदर तो ये पहले से ही था, लेकिन जो स्टेट के मेडिकल कॉलेज हैं और ये जो डेंटल कॉलेज हैं उनके अंदर ये दिया जाएगा। ठीक है, उनके अंदर दिया जाएगा। चलिए जी, तो ये पूरे का पूरा मामला था यहाँ पे। अगली जो आता है ये हमने एडिटोरियल सेक्शन से लिया है, बहुत थोड़ा सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। पुलिस रिफॉर्म को लेके है। पुलिस रिफॉर्म 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश केस में, प्रकाश सिंह नाम है जिन्होंने एक्चुअली जिन्होंने आर्टिकल लिखा है ना, उनका नाम ही प्रकाश सिंह है। प्रकाश सिंह ये जो है भैया पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे अपने समय में। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कुछ पीआईएल डाली थी 2006 में। एक्चुअली वो 1990s में डाली थी, लेकिन 2006 में उसका फैसला आया था और इन्होंने पुलिस रिफॉर्म की बात की थी। इनके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने 7 पॉइंट डायरेक्टिव दिए थे। 7 पॉइंट डायरेक्टिव्स। आप सभी को मैं ये सजेशन करूंगा कि आप गूगल पे जाइए और इन 7 पॉइंट डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़िए जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को दिए थे फॉर द पुलिस रिफॉर्म। ठीक है, अब देखिए आप सबको पता है कि पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में होता है, यानी कि पुलिस वाला जो पूरा मामला होता है वो स्टेट का होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वो स्टेट लिस्ट में आता है। लेकिन हमारी कंट्री में इतने सारे स्टेट्स हैं, पुलिसिंग जो पूरी का पूरा प्रोसेस है इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पाता। और देखिए एक चीज आपको और बता देता हूं मैं, जुडिशरी ना सेकेंडरी है जस्टिस के लिए। जस्टिस शुरू हो जाता है पुलिस से, क्योंकि जब पुलिस के पास केस जाता है, पुलिस ही तो पहले ऐसी जो एफआईआर तो पुलिस ही लिखेगी ना, आप सीधा कोर्ट में तो नहीं जाओगे। तो पहले जो पुलिस एफआईआर लिखती है ना, यहीं से स्टार्ट हो जाता है जस्टिस डिलीवरी। अगर आपकी एफआईआर गलत लिखी गई है या नहीं लिखी गई है, या फिर जो आपके केस में जो चार्जशीट फाइल होती है, अगर वो चार्जशीट ही गलत फाइल होगी तो आपका पूरा केस गलत हो जाता है, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। अगर इंडिया में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव करना है तो पुलिस सिस्टम को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। दोनों इंटीग्रल हैं। पुलिस रिफॉर्म के बिना जुडिशरी रिफॉर्म नहीं हो सकता, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए इंडिया में पुलिस रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए इस चीज की भी रिक्वायरमेंट है कि पूरी कंट्री में लगभग एक जैसा पुलिस जो है कानून होने चाहिए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। उसी के पूरा बैकग्राउंड में ये आर्टिकल लिखा है। जैसे हम लोग बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन हम लोग वन नेशन वन पुलिस की बात नहीं करते हैं, क्योंकि पुलिस वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो अलग अलग स्टेट में जो है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून बनाए गए हैं पुलिस को लेके। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है पुलिस रिफॉर्म के लिए डायरेक्शन दिया था, जिसको मैं बता चुका हूं। कई सारे स्टेटों ने इसको फॉलो किया है, लेकिन मोस्टली स्टेट्स ने इसको फॉलो नहीं किया है। और जिन्होंने भी फॉलो किया भी है ना, उन लोगों ने भी इनडायरेक्टली फॉलो किया है, डायरेक्टली फॉलो नहीं किया है। काफी कंफ्यूजिंग टाइप की उन्होंने कानून वहां पे बनाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है ये, बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ठीक है, तो जब वन नेशन वन राशन कार्ड हो सकता है तो वन नेशन मैनी पुलिस एक्ट क्यों है इंडिया के अंदर, कहने का मतलब इसका ये है। 2006 में जो है पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, होम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने ये बनाई थी। और इसके अंदर इन्होंने रिकमेंड किया था कि इंडिया में एक मॉडल पुलिस एक्ट होना चाहिए जो सारे के सारे कंट्री में यूनिफॉर्म हो। लेकिन इस बिल को पास नहीं किया गया पार्लियामेंट के अंदर। अगर पार्लियामेंट के अंदर ये पास हो जाता तो बाकी की जो स्टेट्स हैं वो इस मॉडल एक्ट को फॉलो कर सकती थी और उसके अकॉर्डिंग अपना कानून बना सकती थी।
लेकिन जब यही पास नहीं हुआ तो फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो इसीलिए आज हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पुलिस एक्ट देखने को मिलते हैं। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि सर आपने जो आदेश दिए थे 2006 में उसका पालन नहीं हो रहा है, इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक जो है इस पेटिशन को एंटरटेन नहीं किया है, क्योंकि पुलिस भी मजबूरियां समझती है। इंडिया के आर्टिकल 252 के अंदर यह प्रावधान है कि अगर सेंटर चाहे तो वो स्टेट लिस्ट के अंदर कानून बना सकता है, बिल पास कर सकता है, एक्ट बना सकता है, बकायदा 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स जो है अपना कंसेंट दें। अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स की अगर मंजूरी होती है तो सेंटर उस स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है। लेकिन अभी तक किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स ने पुलिस एक्ट के लिए अपनी मंजूरी नहीं दी है, कंसेंट नहीं दिया है। तो सेंटर क्या कर सकता है? सेंटर जो है यूटीज के लिए तो बना सकता है, यूनियन टेरिटरीज के लिए। और जिन स्टेट्स के अंदर मान लो उसी, जैसे मान लो अभी बीजेपी है सेंटर में, जिन स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार है वहां पे तो ये सेंटर बना सकता है, लेकिन नहीं बना रहा है। इसी वजह से बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है। और पुलिस का आप सबको पता है हमारी कंट्री में क्या हाल है, बॉलीवुड में भी दिखाया जाता है ना। अलग अलग हाल है हमारे यहाँ पे, बहुत खराब है भैया। क्योंकि इंडिया के जो फोर फादर थे ना, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट लिस्ट के अंदर रखा था, लेकिन उनको नहीं पता था कि आने वाले समय में सेंटर और स्टेट के बीच में इतनी ज्यादा टसल्स होने लगेंगी, इतना ज्यादा क्राइसिस आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही निकलता है कि सेंटर और स्टेट्स को एक साथ बैठना चाहिए, उनको इंडिया की कॉमन प्रॉब्लम को समझना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर बैठें और ओवरऑल जो है मिलकर काम करें। पॉलिटिकल विल की एक्चुअली यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। पॉलिटिकल विल अगर ये है तो सब कुछ हो सकता है। तो सोल्यूशन बाद में आपका यही निकलेगा। चलिए जी, अगली बात करते हैं, बैंक्स के ऊपर करते हैं। देखिए एक छोटा सा आर्टिकल है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का केस आपने सुना होगा, लक्ष्मी विलास बैंक का केस भी आपने सुना होगा। ये दोनों बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गए थे, फेल हो गए थे, जिसकी वजह से जिन लोगों के खाते थे, अकाउंट थे इन बैंक्स के अंदर, वो लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। अब आप समझिए, आप बैंक के अंदर अपना खाता खुलवाते हो, अकाउंट ओपन करवाते हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जब मन करे आप बैंक से वो पैसा निकाल लो। कल को अगर आपका बैंक फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है। आपका जो पैसा वो इंश्योर्ड होना चाहिए, वो सिक्योर होना चाहिए। जब ये पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फेल हुआ तो लोग अपने बैंक से सिर्फ 2,000 रुपए निकाल सकते थे, पैसा उनका, लेकिन उसके ऊपर बंदी लगा दी थी। तो नया बिल पास किया अभी सरकार ने, जिस बिल के तहत ये प्रावधान दिया गया है, प्रोविजन दिया गया है, अगर कोई बैंक फेल हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, उसको बंद करने की नौबत आ जाती है, तो विद इन 90 डेज वहां पे जो मतलब जो जिन्होंने उसके अंदर ओपन करा रखा है, वो लोग 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं, 4.5 लाख रुपए हैं, और आपका बैंक फ्लॉप हो जाता है, उसके बावजूद भी आप 5 लाख रुपए निकाल सकते हो। मतलब बैंक के अंदर आपने पैसा दिया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कल को बैंक अगर फ्लॉप हो गया तो आपका पैसा जो है वो रुक जाएगा। ये सरकार कहना चाहती है लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सेक्टर के अंदर ट्रस्ट दिखाइए, बैंक्स में ट्रस्ट दिखाइए, क्योंकि बैंक में आप जो पैसा डालोगे वो सिक्योर है। ऐसा सरकार जनता के सामने संदेश देना चाहती है। इसकी वजह से जो 98.3% डिपॉजिटर्स हैं इंडिया में वो कवर हो जाएंगे। अगर जैसे मान लो आपने एसबीआई के अंदर अगर अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और एसबीआई अगर कल को फेल हो जाता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आप वहां से पैसा आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी, आरबीआई भी वहां पे है, सरकार भी वहां पे है, फिर भी बैंक फ्लॉप कैसे हो जाते हैं? सोचने की बात तो यह है, जब इतना सारा हमारे पास है तामझाम, उसके बावजूद भी बैंक कैसे फ्लॉप हो जाते हैं? क्योंकि जो आरबीआई के जो सुपरविजन है ना, वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिए और ज्यादा आरबीआई को पावर्स देने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पढ़ने हैं चोला आइडल्स। चोला है चोला किंगडम, चोला किंगडम की मैं बात कर रहा हूं। आज से 800 900 1000 साल पहले तमिलनाडु, साउथ इंडिया के अंदर चोला किंगडम हुआ करता था। ठीक है, उसके बारे में ये बातें हैं। तो उस जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो पुराने मंदिरों में या इधर उधर जो भी पुराने आर्टिफैक्ट्स हुआ करते थे ना, पेंटिंग्स होती थी, जो स्टैचूज होते थे, उनको चुरा लेते थे। और उनको चुरा के जो है ब्रिटेन ले जाते थे, ऑस्ट्रेलिया ले जाते थे। ये बहुत रैम्पेट होता था, बहुत आम सी बात होती थी। तो उस टाइम के बहुत सारे चुराए हुए इस तरह के आर्टिफैक्ट्स जो है अभी वो इंडिया को वापस दे रहा है। तो ऐसे ही कुछ आर्टिफैक्ट्स में से 14 आर्ट वर्क जो है वो इंडिया के अंदर अभी ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहे हैं, जो कभी के समय में चुरा लिए गए थे इंडिया से। और इनको चुराने वाला कौन था? एक आदमी है सुभाष कपूर। ये भी इंडियन ही है, मतलब वैसे इंडियन है लेकिन अमेरिका में रहता है।
इसने क्या किया था, 13 इस तरह के आर्टिफैक्ट्स को चुरा लिया था, स्मगलिंग कर लिया था। तो इनको जो है वो इंडिया को वापस दिया जा रहा है। ये कहां से बिलोंग करते हैं, चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। चोला डायनेस्टी के समय पे हिंदू आर्ट तमिलनाडु के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था। ठीक है, चोला जो है वो बहुत ही पावरफुल किंगडम है साउथ इंडिया का। तो आपको इसका मैं मैप भी दिखाऊंगा। ठीक है, जो सिर्फ इंडिया में ही बिलोंग नहीं करते थे, इनकी टेरिटरी आउट ऑफ इंडिया भी थी, इसीलिए इनको इंपीरियल चोला कहा जाता है। देखिए आपको एक मैप दिखाता हूं। चलिए देखिए, ये मैप है जो आप ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है भाई, ये कंप्लीटली चोलाज के अंडर में था। देखो श्रीलंका के अंदर भी जो है चोला किंग्स का ही एम्पायर था, और इसीलिए तो श्रीलंका में इतने सारे तमिल लोग पाए जाते हैं, क्योंकि 800 900 हजार साल पहले यहाँ पे तमिल लोगों का ही कंट्रोल हुआ करता था। उसके अलावा जो अब ये ग्रीन देख रहे हो, ये भी चोलाज के अंडर में ही है, लेकिन चोलाज ने वहां पे अपनी अपने बिहाफ पे किसी और को वहां पे राज करने के लिए बैठा रखा है, मतलब उनके गवर्नर जैसे होते हैं। तो आप देख सकते हो कि चोला किंगडम कितना बड़ा था, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी था। आज भी इन कंट्रीज के अंदर इंडियन कल्चर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। रामलीला वगैरह वहां पे होती है, रामायण वगैरह वो सब होता है वहां पे। तो चोला किंगडम इतना बड़ा था। चोला का ही एक राजा था जिसे कहा जाता था राजेंद्र, राजेंद्र चोला है। आपको ये बताना है कि ये जो टेंपल बनवाया था राजेंद्र चोला ने, वर्ल्ड फेमस टेंपल है। इसका विमान जो है ना, ये दुनिया में सबसे बड़ा विमान है। इस टेंपल का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेंपल, दैट इज माय क्वेश्चन फॉर यू। तमिलनाडु के अंदर चोला पीरियड के दौरान जो है विष्णु और शिव उनके उपासक हुआ करते थे, डिवोटीज हुआ करते थे। जो विष्णु के उपासक हुआ करते थे डिवोटीज, उनको कहा जाता था अलवर्स, और जो शिवा के डिवोटीज हुआ करते थे देवर कोड नयनार्स। ये क्वेश्चन यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर यूपीएससी में क्वेश्चन कहां से आता है, यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे ही आता है। यूपीएससी में आपसे सिंपल सा पूछा है क्वेश्चन, वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। उसमें वो आपको स्टेटमेंट देगा दैट अलवर्स वर अ डिवोटीज ऑफ शिवा, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क यू इन द यूपीएससी। उसके अलावा जो ये अलवर्स थे और जो नयनार्स थे, इन्होंने ना बहुत बहुत बड़ी बड़ी पोएम्स लिखी, पोएम लिखी, प्ले लिखे, है ना, कहानियां वहानियां लिखी, और इन सभी को जो है 11 वॉल्यूम में कंबाइन किया गया, कलेक्ट किया गया। जैसे इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1, इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2, इसी तरह से जो है 11 वॉल्यूम का जो है पोएम्स का ग्रंथ थे, ये ग्रंथ एक तरह के, और इन्हें कहा गया है तिरुमुरियाज। ठीक है, तिरुमुराइज, जैसे हमारे इकोनॉमिक सर्वे होता है ना वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इसी तरह से वॉल्यूम 1 2 3 4 5 ऐसे 12 वॉल्यूम थे जिनके अंदर पोइम्स वगैरह थी, और इसे कहा गया था तिरुमराइज। इसे फिफ्थ वेदा भी कहा जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। तो उसमें सीधा सा आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिफ्थ वेदा। तो आपको पता होना चाहिए दैट तिरुमराइज इज कॉल्ड द फिफ्थ वेदा। ठीक है, फ्रॉम, और इट इज फ्रॉम द साउथ इंडिया। और रामायण को जो है वो तमिल में कन्वर्ट जो है ट्रांसलेट किया गया था बाय अ वेरी फेमस राइटर कंबन। ये भी आपसे एग्जाम में वे पूछेगा। ठीक है, कंबन। इसी तरह से प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछता है, और कोई ऐसा तो है नहीं आसमान से टपकते हैं क्वेश्चन, यहीं से आते हैं। चलिए अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं शशि थरूर के बारे में। शशि थरूर एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बनाई गई थी, उसके ये चेयरपर्सन हैं, अभी भी हैं। लेकिन इनके ऊपर जो है इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने जो प्रिविलेज का ब्रीच किया है। प्रिविलेज देखिए, कल हम लोगों ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जैसे उसको 40 दिन के अंदर अरेस्ट नहीं किया जा सकता, है ना, उसको विटनेस नहीं बनाया जा सकता। उनके पास कुछ खास अधिकार होते हैं जो पार्लियामेंट हाउस में होते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे वो आर्टिकल बताने हैं। कल मैंने बताए थे आपको, ऐसे मुझे 2 आर्टिकल बताओ जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को कवर करते हैं। ठीक है, कल मैंने बताया था आपको, देखते हैं कल कितने लोगों ने क्लास देखी थी ध्यान से, और चेक कर लिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो उन बीजेपी के कुछ एमपीज का ऐसा कहना है कि मिस्टर शशि थरूर ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच किया है। देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर ग्रांटेड सर्टेन प्रिविलेजेस, कल किया था हम लोगों ने, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, ये भी कल किया था, एज टू परफॉर्म देयर ओन ड्यूटी। उनको ये प्रिविलेज क्यों दिए गए हैं, ताकि वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सकें, उनके ऊपर कोई आउटसाइड प्रेशर ना रहे। यहां पे ये मामला है। अब देखिए, इफ एनी ऑफ द मेंबर डिसरिगार्ड और मिसयूज दीज प्रिविलेजेस, अगर कोई उनका मिसयूज करता है तो उसे कहा जाता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। और अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कोई करता है, मिसयूज करता है अगर अपने अधिकारों का, तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, और उसकी जो मेंबरशिप है वो भी कैंसिल की जा सकती है। समझ रहे हो,
इंदिरा गांधी की मेंबरशिप 1978 में कैंसिल कर दी गई थी बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज मोशन इन 1978। ठीक है, 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी की भी जो है वो सदस्यता रद्द कर दी गई थी, मतलब हुई नहीं थी, लेकिन उनके खिलाफ जो है वो प्रिविलेज मोशन चलाया गया था काफी बड़े लेवल पे। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसे कहा जाता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन। जो लोकसभा के अंदर इसको लोकसभा के स्पीकर जो है वो करते हैं, मैनेज करते हैं, और राज्यसभा में जो है राज्यसभा के चेयरपर्सन जो कि जो है वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो इसको प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी के जो है हेड थे, आईटी सेल पे जो बनाई गई थी। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है दो तरह की होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी जो है वो परमानेंट होती हैं, लेकिन जो एडहॉक कमेटी होती हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे होती हैं, टाइम टू टाइम बनाई जाती हैं किसी स्पेशल पर्पज के लिए। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी आपको मैं पहले कई बार करवा चुका हूं, लक्ष्मीकांत में भी एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है पार्लियामेंट्री कमिटीज को लेके। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो भी आप जाके लक्ष्मीकांत से जरूर जरूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगला कोई खास नहीं है, हम सबको कल भी हम लोगों ने किया था टॉपिक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जो यूएसए के ब्लिंकन, इन्होंने इंडिया की यात्रा की है और कई सारे मुद्दों पे इन्होंने बात की है। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है वो मेनली अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का है। हम सबको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को इंडिया बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, और तालिबान भी जो है वो इंडिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो बात पूरी है, अफगानिस्तान, अमेरिका भी तो अफगानिस्तान से लड़ रहा है, इंडिया भी उसको पसंद नहीं करता। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है, और हम सबको पता है कि हम लोग जो है तालिबान अफगानिस्तान में वहां की सरकार को सपोर्ट करते हैं, मतलब हामिद करजई वाली सरकार को सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया ने सीधी सीधी सी बात बोली है, इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर ने, इन्होंने कहा है इंडिया वुड नॉट एक्सेप्ट एनी आउटकम इन अफगानिस्तान दैट वाज डिसाइडेड बाय फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। मतलब इंडिया ने सीधा सीधा सा बोला है कि हम लोग तालिबान को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तालिबान जो पावर में आ रहा है वो फोर्स का यूज करके आ रहा है, वो डेमोक्रेसी का यूज करके नहीं आ रहा है। ठीक है, बस यही है पूरा मामला। अगली जो बात आती है वो आती है राज्यसभा के अंदर बिल पास किया गया है, जिस बिल का नाम है फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल। इसके तहत पता क्या किया जाएगा, देखिए जो एमएसएमईज होती हैं, ठीक है, एमएसएमईज होती हैं, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होती हैं, ये जो है लोन वगैरह लेने के लिए, क्रेडिट के लेने के लिए बैंक्स के पास जाती हैं, लेकिन बैंक से इनको लोन नहीं मिलता है, तो ये दो कुछ और बीच में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, ये उनसे लोन ले लेती हैं। तो अब एमएसएमईज को तो सपोर्ट करना जरूरी है, इनको पैसा चाहिए, पैसा पैसा मिलेगा तभी तो ग्रो करेंगे, तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो अभी सरकार ने फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया है, जिसके तहत जो माइक्रो मीडियम और स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री हैं, ये अपना इनको क्रेडिट मिल सकता है इजी रेट पे, बैंक से नहीं, इन बीच वाले दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से। तो इन इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा एक्स्ट्रा पावर दे दी गई है कि आप भैया आराम से एमएसएमईज को आराम से लोन दीजिए, जिससे एमएसएमई सेक्टर को जो है काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इनको पैसा मिलेगा तो प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इसी के लिए जो है फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट ये प्रॉपर्ली यहाँ पे एक पास किया गया है। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल कहीं मेंशन करने के काम आ सकता है आपके। ठीक है जी, अगला जो आर्टिकल एडिटोरियल है ये आज का, ये एडिटोरियल जो एस्से में आपके ज्यादा काम आ सकता है और इंटरव्यू में ज्यादा काम आ सकता है। जीएस के पर्सपेक्टिव से तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि एस्से और इंटरव्यू भी हमारे प्रिपरेशन का पार्ट है, इसलिए कर लेना चाहिए। देखिए, जब वैसे ओवरऑल अगर हम जनरल भी अगर बात करें तो मेंटल हेल्थ के ऊपर लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं जाता। अगर कोई बोलता है मेंटल हेल्थ के बारे में तो लोग ये समझते हैं कि वो पागल है। मेंटल हेल्थ हमारे कंट्री में मतलब पागल, हमारे सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं, दुनिया भर में मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। इसे मेंटल हेल्थ वैसे ही है जैसे हमारा सर दुखता है, हमारा पैर दुखता है, पेट दुखता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो एक बहुत ही जानी मानी जिम्नास्ट हैं अमेरिका की, जिनका नाम है सिमोन बाइल्स, बहुत जानी मानी। इन्होंने भैया रियो ओलंपिक के अंदर 4 गोल्ड जीते थे, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, और 2 गोल्ड एक्स्ट्रा दूसरे जीते थे। तो आज तक की दुनिया की सबसे बढ़िया जिम्नास्ट है। लेकिन इनके साथ कुछ पर्सनल ट्रेजेडी जो है ट्रेजेडी हुई। इनके जो डॉक्टर थे, इन्होंने उनके डॉक्टर ने इनको सेक्सुअली अब्यूज किया, बचपन में भी किया, बाद में भी किया, जिसकी वजह से इनको मेंटल ट्रॉमा हो गया, मतलब इनको टेंशन होगी अपने दिमाग में। तो अभी जब ये टोक्यो ओलंपिक के अंदर आई तो इन्होंने, इनकी जो मेंटल स्टेट थी वो ऐसी नहीं थी कि कंपटीशन कर सके, मतलब ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी अपने काम पे। क्योंकि जो जिम्नास्ट होता है ना यार, ये बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन का खेल होता है। जिम्नास्टिज्म से ज्यादा कंसंट्रेशन किसी भी खेल में नहीं चाहिए आपको, और बहुत रिस्की भी होता है।
अगर आप कभी देखो जिम्नास्ट को, इसके अंदर 4 स्टेज होती हैं, बहुत रिस्की होती हैं। अगर पैर थोड़ा भी इधर उधर हो गया ना तो जान जाने का खतरा होता है। तो इतने ज्यादा रिस्की गेम में आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए। लेकिन बाइल्स की जो बाइल के अंदर जो डिप्रेशन था या उनके जो मेंटल हेल्थ थी वो प्रॉपर नहीं थी। इनको लगा कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए इन्होंने टोक्यो ओलंपिक से अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, क्योंकि जो जिम्नास्ट होते हैं इनको सालों साल तक की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है, अपने सराउंडिंग का प्रेशर होता है, इंटरनल कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है, और इनको जो है एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, जिसकी वजह से इनको मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। ऐसा ही अभी एक केस देखने को मिला है बाइल्स वाले केस में। तो इससे ये संदेश जाता है दुनिया भर में कि भैया जो मेंटल हेल्थ है आप इसको इग्नोर मत कीजिए। मेंटल हेल्थ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसी तरह का कुछ इशू थोड़े टाइम पहले नाओमी ओसाका के साथ हुआ था। जापान की बहुत बड़ी प्लेयर है, विंबलडन जीता इन्होंने, फ्रेंच ओपन जीता, अमेरिकन ओपन जीता, टेनिस की बहुत बड़ी प्लेयर है। इनके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी थोड़े समय पहले। इन्होंने भी अपने आप को फ्रेंच ओपन से अलग कर लिया था, वो न्यूज भी आपने सुनी होगी। तो मेंटल हेल्थ की तरफ भी फोकस करना चाहिए। मेंटल हेल्थ भी एक इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने जो है दूसरी फिजिकल हेल्थ होती है ना। तो ये पूरे का पूरी चीजें थी यहाँ पे। ज्यादा मैं डिटेल में गया नहीं हूँ, आपको बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से करवाया है एक इंट्रोडक्टरी लेवल का। अब देख लेते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से वोकैब करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया है। देखिए वोकैब में पहला जो वर्ड रहेगा वो रहेगा हमारा ब्लिंकर। ब्लिंकर का मतलब होता है नैरो माइंडेड। ठीक है, नैरो माइंडेड। जैसे पीपल नीड टू ग्रो आउट ऑफ देयर ब्लिंकर्ड आइडिया ऑफ सक्सेस। दुनिया को यह लगता है कि सक्सेस का मतलब है पैसा, बट दिस इज वेरी ब्लिंकर्ड आइडिया, दिस इज वेरी ब्लिंकर्ड थिंकिंग दैट पैसा इज इक्वल टू सक्सेस। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सक्सेस पैसे से बहुत ऊपर होती है। सबके लिए सक्सेस का मीनिंग अलग अलग होता है। तो जो लोग ये समझते हैं कि सक्सेस का जो नैरो माइंडेड आइडिया होता है, नाउ पीपल नीड टू मूव अवे फ्रॉम दैट। पीपल नीड टू ग्रो आउट ऑफ देयर ब्लिंकर्ड आइडिया ऑफ द सक्सेस, मतलब नैरो आइडिया। जो ये लोग समझते हैं ना कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा होता है, तो वो भी एक ब्लिंकर्ड आइडिया है। जो आदमी ये समझता है सक्सेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेडल जीतना है, वो भी एक ब्लिंकर्ड आइडिया है। यही दिखाया गया है इसके बाइल वाले केस में। अगर बाइल्स चाहती तो इस बार भी वो पार्टिसिपेट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया बिकॉज उनका आइडिया जो है वो ब्रॉड है। शी डज नॉट हैव अ ब्लिंकर्ड आइडिया ऑफ सक्सेस, बट पीपल अराउंड हर दे हैव अ ब्लिंकर्ड आइडिया ऑफ सक्सेस। वी ऑल हैव अ ब्लिंकर्ड आइडिया ऑफ सक्सेस, है ना। तो सक्सेस, तो इसका मतलब होता है नैरो माइंडेड। अगला होता है दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक 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 नेक। ब्रेक नेक का मतलब होता है वेरी फास्ट। जैसे कोई बाइक अगर जा रही होती है, बहुत फास्ट जा रही होती है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं ब्रेक नेक स्पीड। जैसे कोई बिजनेस है, बहुत बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत फास्ट ग्रोथ करता है, तो उसको भी कह सकते हैं हम जो है ब्रेक नेक ग्रोथ, है ना। तो तालिबान इज कंट्रोलिंग अफगान टेरिटरी ऑन ब्रेक नेक पेस। बहुत ब्रेक नेक स्पेस पे, मतलब बहुत फास्ट वो तालिबान की टेरिटरी को अक्वायर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। दैट इज द यूसेज ऑफ द वर्ड ब्रेक नेक। आप अपनी नोटबुक में लिख लिया करो, क्योंकि ये चीजें यूज होती हैं न्यूज़पेपर में, बार बार यूज होती हैं। तो 2-3 बार आपके सामने ही आएगा तो वो मीनिंग आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला होता है लाइकन। लाइकन का मतलब होता है कंपेयर। आप किसे कंपेयर करते हो? जैसे यू कैन लाइकन द परफॉर्मेंस ऑफ अ जिम्नास्ट विद डाइविंग इन अ पूल विदाउट वाटर। मतलब जिम्नास्ट की जो परफॉर्मेंस होती है वो इतनी रिस्की होती है जैसे किसी बिना पानी के तालाब में छलांग लगाना। क्योंकि वो ऐसे एक्ट करते हैं ना, अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी पैर फिसल जाएगा तो समझ लो आपकी डेथ हो सकती है। तो यू कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ जिम्नास्ट विद डाइविंग इन अ पूल विदाउट वाटर। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइकन। लाइकन मतलब होता है कंपेयर। तो अपनी नोटबुक में इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।